चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटेंसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थर्ड फिनिश कर दिया था अकाउंटेंसी का। आज हम चैप्टर फोर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, केवल 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा थ्योरेटिकल पोर्शन का, यानी कि चैप्टर फिफ्थ जो है उसमें हमें और थ्योरी पढ़नी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम देखेंगे कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो किस किस बेसिस से प्रिपेयर हो सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बेसिकली 2 प्रकार के बेसिस होते हैं अकाउंट्स को तैयार करने के। एक कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। अब ये होते क्या है हमें ये समझना है। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे और साथ के साथ ये देखेंगे कि किस फील्ड में कैश बेसिस यूज किया जाता है, किस फील्ड में एक्रूअल बेसिस यूज किया जाता है। स्टार्ट करें अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड वेयर कैश इज रिसीव्ड और पेड। अब जब मैंने आपको जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें मैंने एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट बताया था। उस दौरान मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसमें 2 फेजेस हो सकते हैं। एक तो वो जब ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे कि मैंने कोई गुड्स सेल किया है, तो एक पॉइंट तो वो है जो मैंने गुड्स सेल किया है। दूसरा फेज हो सकता है जब मुझे उसके बदले में पैसे मिले हैं, जब सेटलमेंट हुई है। तो 2 फेजेस क्या है, एक तो वो जब ट्रांजेक्शन हुई है, एक वो जब सेटलमेंट हुई है। अब अक्सर अकाउंटेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं चीजों को कब रिकॉर्ड करूं, ट्रांजेक्शंस को कब रिकॉर्ड करूं, जब सेटलमेंट हुई है या फिर जब ट्रांजैक्शन है वो हुई है। सो उस समस्या को दूर करने के लिए 2 बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। एक बेसिक कैश बेसिस अकाउंटिंग, ये सिस्टम ये बताता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस हिसाब से बनेगी कि ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब कैश रिसीव हुआ है या कैश की पेमेंट की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन। फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कब हुई है, चीजें केवल तभी रिकॉर्ड की जाएंगी जब कैश रिसीव या पे किया गया। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो आज 15 जून है। अब मैंने 15 जून को 10,000 के गुड्स सेल किए हैं, लेकिन मुझे पैसा मिला है 1 जुलाई को। तो मैं चीजों को एज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चीजों को कब रिकॉर्ड करूंगा, मैं करूंगा 1 जुलाई को, जब मुझे उसके बदले में कैश मिला है। यानी कि मैं 1 जुलाई को लिखूंगा कि मैंने 10,000 की सेल्स की है, ना कि आज की तारीख में 15 जून में कि मैंने सेल्स की है। तो कैश बेसिस का बेसिक मतलब तो आपको पता चल गया कि ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ना कि जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस की गई। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, हमने ट्रांजैक्शंस में 2 टाइप की पढ़ी थी, कैश और क्रेडिट। जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उन्हें इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे बनाई जा रही है, अकाउंट्स कैश बेसिस पे फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनमें वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो उधार लेन देन हुआ है, क्योंकि उधार लेन देन में कैश का तो पेमेंट या रिसिप्ट होती नहीं है। हमें तो इसमें केवल वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जिसमें कैश की पेमेंट या रिसिप्ट हो। अच्छा, इसमें और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रिसिप्ट ऑफ कैश। यानी कि हम जब कैश मिला है तभी उसको कमाई मानेंगे, ना कि जब ट्रांजैक्शन हुई है। यानी कि जिस दिन पैसा मिलेगा उसी दिन मानेंगे कि भाई हमारी कमाई हुई है, उससे पहले हम नहीं मानेंगे, बेशक हमने गुड सेल किए हो चाहे ना किए हो। सिमिलरली एक्सपेंस है, जब पैसा जेब से जाएगा तभी उसको खर्चा माना जाएगा, उससे पहले खर्चा एज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये बनाई कहा जाती है, मतलब कौन से अकाउंटिंग में फॉलो की जाती है? तो एनपी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था होती है जो काम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती है। जैसे कि सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो ये जब अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम ये सीखेंगे तो 12th में। तो ये जो अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बेसिस पे बनता है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल और केवल वो चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी जो कि कैश में डीलिंग की गई है, और चीजें तब रिकॉर्ड की जाएगी जिस दिन पे कैश की पेमेंट या रिसिप्ट हुई। अच्छा, इस बेसिस में
मतलब कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कोई जगह नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कोई जगह नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई जगह नहीं है, एक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड नहीं होंगी इसमें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। मैं एक बार ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं क्या मतलब इनका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि अभी जिनकी पेमेंट नहीं की है, यानी कि काम पहले करवा लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की है। तो क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो चीजें कब रिकॉर्ड होंगी, जब कैश की पेमेंट हुई है। एक्सपेंसेस तभी माने जाएंगे जब कैश की पेमेंट होगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कैश की पेमेंट तो नहीं हुई है, इसलिए इसे भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि खर्चा पहले कर दिया लेकिन काम बाद में हुआ है, तो इसमें ये चीजें रिकॉर्ड होंगी लेकिन टाइम से पहले रिकॉर्ड हो जाती है क्योंकि काम तो बाद में हो रहा है। सिमिलरली एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि कमाई तो जो काम है ना वो हम कर चुके हैं कमाने का, लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये है कि काम करने से पहले ही पैसा मिल गया तो इसको टाइम से पहले रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर बात करें हम इसके एडवांटेजेस की, क्या क्या फायदे हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको एक बार एक्यूरल बेसिस और बता दूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाए, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है कि चीजें तब रिकॉर्ड होंगी जब वो सेटलमेंट ना हुई हो, जब ट्रांजैक्शंस की गई, तो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑन द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेटलमेंट। यानी कि मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी इसमें मैंने आज की तारीख में 15 जून को गुड्स जो है सेल किए थे, पैसा 1 जुलाई को मिला था, तो मैं चीजें कब रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा 15 जून को। तो एक्यूरल बेसिस ये कहता है कि जिस भी दिन लेन देन हुआ है उसी दिन चीजों को रिकॉर्ड कर दो, फर्क नहीं पड़ता कैश मिला है या कैश पे किया, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा ही। तो इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती है, इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती थी। अब हम इसकी थोड़ा सा बेसिक मतलब देखना चाहें, ये है आपका एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें कमाई कब मानी जाएगी कि हुई है, कमाई तब मानी जाएगी जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, चाहे गुड पैसा मिला चाहे नहीं मिला। एक्सपेंसेस कब मानेंगे हम, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, चाहे हमने खर्चा किया हो चाहे ना किया हो। सो इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांसेस भी इंक्लूड होती है। इसमें हर प्रकार की चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी थी जो रिकॉर्ड नहीं होती थी वो चीजें भी रिकॉर्ड होती है। तो बेसिक मतलब तो आपको पता चल गया दोनों में क्या है, कि कैश बेसिस में चीजें तब रिकॉर्ड होंगी जब कैश मिला है, और एक्यूरल बेसिस में चीजें तब रिकॉर्ड होती हैं जबकि सेटलमेंट, जबकि ट्रांजैक्शन हुई है ना कि सेटलमेंट की है। अगर हम मेरिट्स डीमेरिट्स देखें फटाफट तो क्या है, देखिए ये है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस किसकी, कैश बेसिस की, कि अगर हम चीजें कैश बेसिस पे बनाए तो क्या क्या एडवांटेज। सबसे पहले तो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है, कोई झंझट है ही नहीं, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन रिकॉर्ड कर दो, जिस दिन खर्च करना है उस दिन रिकॉर्ड कर देंगे। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड करनी ही नहीं है हमें, तो सिंपल से ट्रांजैक्शन है जो हुई वो रिकॉर्ड करो बस। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अप्रोच जो है इट इज मोर ऑब्जेक्टिव। मोर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है, सब्जेक्टिव में तो आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा अप्रोच है जिसमें अकाउंट्स जो है ना ऑब्जेक्टिव वे में क्रिएट किए जाते हैं, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से क्रिएट नहीं किए जाते। क्यों, क्योंकि इनमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें तो हम एक्चुअल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज इट इज जो चीज हुई हमने वो रिकॉर्ड कर दी। एस्टिमेट को कब करने पड़ते हैं, जब हमें अनुमान लगाना पड़े किसी चीज का। अब अनुमान आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को उधार सामान दे दिया, तो मैं अनुमान लगाऊं कि मुझसे कितना पैसा मिल सकता है, वो मेरा डेटर हो गया, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि कितने बैड डेट्स हो सकते हैं, कितने मुझे रिकवर होंगे। तो ये सारे क्या है, ये एस्टिमेट्स है। तो एक तो इससे कैलकुलेशन आसान होगी, दूसरी चीज
जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसमें हम अपनी पर्सनल जजमेंट करते हैं, हम खुद से आइडिया लगाते हैं। अब हम भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, और ह्यूमन बीइंग तो गलतियां कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग पर्सनल बायसनेस भी करता है। पर्सनल बायसनेस का मतलब ये है कि वो पक्षपात भी कर सकता है, वो चीजें जो है वो अपने सहूलियत के हिसाब से भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसमें तो पर्सनल बायसनेस दूर होती है, जजमेंट दूर होती है, ह्यूमन एरर थोड़ा सा कम होता है, एस्टिमेट कम होता है। और फायदा देखें तो दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज ट्रांजैक्शंस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस। ये अकाउंटिंग ऐसे कामों के लिए सुटेबल है जहां पे ना कैश की डीलिंग ज्यादा होती है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूं तो जो प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। प्रोफेशनल जॉब्स आप कहोगे सर ये कौन सी होती है, तो आपने बिजनेस में 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट था, बिजनेस था और एक प्रोफेशन था। तो जो तीसरा प्रोफेशन था ना वो जॉब्स जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। अब कोई भी डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं वो उधार में काम नहीं करते। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ कि भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन कर दो, मैं जो है ना पैसे 6 महीने बाद 7 महीने बाद दे दूंगा, क्या वो ऑपरेशन कर देगा? नहीं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे जॉब है जिनमें कैश की डीलिंग होती है, बिना कैश के काम ही नहीं करते। तो ऐसे कामों के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना सुटेबल होता है। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इसकी एक एडवांटेज क्या है कि जो प्रोफेशनल जॉब है उनके लिए ये सुटेबल। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, क्या क्या कमियां हैं, भाई कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, तभी तो जो सेकंड सिस्टम है वो भी पढ़ा जाता है साथ के साथ एक्यूरल बेसिस का। तो सबसे पहली कमी तो ये है कि इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो ये बताता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है वो एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करता, वो हमें पूरी की पूरी तस्वीर शो नहीं करता। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तैयार करते हैं तो उसमें हमने सारी चीजें तो रिकॉर्ड की नहीं। भाई बिजनेस में कैश डीलिंग भी होती है, क्रेडिट भी होती है। हमने ये पढ़ा है कि कैश ऐसा ऐसा लेन देन भी होगा जिसमें कैश का लेन देन साथ ही साथ उधार का काम भी तो होता है, लेकिन इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तो इंक्लूड करते ही नहीं। तो अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं किया तो इसका मतलब हमने आधी अधूरी चीजें इंक्लूड की है। मान लीजिए मैंने 70,000 की तो कैश सेल्स की थी और 30,000 की क्रेडिट सेल्स की थी। अब कैश बेसिस के हिसाब से तो मैं 70,000 की सेल्स ही दिखाऊंगा क्योंकि मुझे उसी के पैसे मिले। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो मैंने तो 1 लाख की सेल्स कर दी, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी तस्वीर हमें शो नहीं कर रहा है, इसकी कमी है। अच्छा, अगली कमी है कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या आ गया? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, कन्वेंशंस में हमने पढ़ा था एक मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा नहीं क्योंकि आपने दोबारा वीडियो देखी नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे तो जो भी रेवेन्यू होगा, कमाई होगी, उसके साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूं 1 लाख की, तो मुझे सेल्स के लिए जो सेलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या, गुड्स को तैयार करके जो मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया, एडवर्टीजमेंट की, ये खर्चे हुए हैं तभी तो सेल्स की कमाई मिली है मुझे। तो जो सेल्स का रेवेन्यू मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके साथ साथ मुझे उसके खर्चे भी तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें उसके साथ साथ उसके कमाई रिकॉर्ड करनी है, जब कमाई रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन ये सिस्टम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने गुड्स तैयार किए, मान लीजिए भाई मैंने सामान तैयार किया, 80,000 का सामान तैयार कर दिया मैंने। अब मैंने उसकी तो पेमेंट कर दी, मैंने 80,000 रुपए की तो पेमेंट कर दी। अब मैंने कैश बेसिस क्या कहता है कि जब कैश की रिसिप्ट हो या पेमेंट हो तब उसे रिकॉर्ड कर दो। अच्छा, मैंने 80,000 रुपए पे कर दिया तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मेरे खर्चे हो गए सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000 के। अब मैंने गुड्स सेल करी 1 लाख की, 20,000 का प्रॉफिट कमा के। 1 लाख की जो मैंने गुड्स सेल की वो मैंने क्रेडिट सेल्स कर दी, यानी कि मैंने कैश सेल्स नहीं की, मुझे पैसा नहीं मिला, तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, कैश बेसिस। अब मैंने 80,000 के खर्चे तो रिकॉर्ड कर दिए लेकिन मैंने 1 लाख की कमाई रिकॉर्ड नहीं की, जबकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां खर्चे रिकॉर्ड किए उसके साथ साथ उसकी कमाई भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता। अच्छा, अगली कमी क्या है? अगली कमी ये है
कि एक कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता। और हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये डिवीजन किया जाता है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखी है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट देखी है। अब इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये इसकी एक कमी है। इसके अलावा मैं एक कमी और बताना चाहूँ तो इसकी एक कमी और ये है कि जो कंपनीज एक्ट है, एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है कि कंपनीज को किस तरीके से काम करना चाहिए। कंपनीज एक्ट इस सिस्टम को लीगल नहीं मानती, इस सिस्टम को सही नहीं मानती है। सो कंपनीज एक्ट के तहत ये सिस्टम गलत है, ये इसकी कमियां हैं। अगर हम बात करें एक्चुअल बेसिस की क्या क्या फायदे, क्या क्या कमियां हैं, तो जो इसकी कमियां हैं, लिमिटेशन है, वही उसके फायदे हो गए, और जो इसके फायदे हैं वो उसकी कमी होगी। आइए देखें कैसे है। ये है एडवांटेजेस एक्चुअल बेसिस की। एक्चुअल बेसिस मतलब अकाउंट्स में चीजें कब रिकॉर्ड की जाएंगी, जब ट्रांजैक्शन हुई है, ना कि जब पैसा मिला है। फर्क नहीं पड़ता पैसा चाहे 1 साल बाद मिले चाहे 2 साल बाद मिले, अगर मटेरियल ट्रांसफर हो गए, गुड्स ट्रांसफर हो गए, तो उसे तभी रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, उसमें क्या क्या कमियां थी देखिए। पहले तो ये देखो, सबसे पहली कमी थी कंपनीज अकाउंट उसे नहीं मानता, इस सिस्टम को कंपनीज अकाउंट मानता है। उसमें एक कमी क्या थी कि ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता, यानी कि असली रिजल्ट्स शो नहीं किए जाते कैश बेसिस में, क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। इसका एक फायदा यही हो गया कि ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि भरोसेमंद हो, जिसमें हम ट्रस्ट कर सके, तो ये ट्रस्ट करने लायक चीज है। ठीक है। अगर हम और देखें उसमें क्या क्या कमियां थी। अच्छा, एक कमी ये थी कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है कैश बेसिस, तो उसमें एडवांटेज हो गया कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अच्छा, इसकी कैश बेसिस के जो एडवांटेजेस थे वो उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। क्या कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल सिस्टम था, वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एज कंपेयर टू कैश बेसिस सिस्टम वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा था, तो वो ऑब्जेक्टिव कम है, क्योंकि उसमें एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की जाती हैं। अब एस्टिमेट्स और जजमेंट्स किए जाते हैं तो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर्सनल बायसनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर सूटेबिलिटी पड़ी थी कि ये तो कैसे बिजनेस के लिए सूटेबल था, जो प्रोफेशनल बिजनेस थे, डॉक्टर्स वगैरह। एक्चुअल बेसिस जनरली कंपनीज, बिजनेस जिनका काम डीलिंग का होता है, ट्रेडिंग का होता है, उनके लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि जब भी डीलिंग और ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें जनरली गुड्स क्रेडिट पे भी बेचे जाते हैं। ठीक है, ये था इस चैप्टर में बेसिकली, बस ये डिफरेंस दिया गया है एक्चुअल बेसिस कैश बेसिस में। फटाफट 2 मिनट लगा के इसको देख के चैप्टर को खत्म करते हैं। अच्छा, बेसिस क्या है रिकॉर्डिंग का। एक्चुअल में कैश क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होती हैं, कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अगर हम बात करें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्यूड, ये चीजें रिकॉर्ड होती है, एक्चुअल में रिकॉर्ड होती है, कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल बेसिस में बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, कैश बेसिस में इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। टेक्निकल नॉलेज, हाँ, एक्यूरेट बेसिस को बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। जबकि कैश बेसिस में तो सीधी चीजें रिकॉर्ड करनी है। जो आम दुकानों पे चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना, वो कैश बेसिस पे ही करते हैं, उसमें तो बस ट्रांजैक्शन हुई तो रिकॉर्ड कर दी। तो एक्यूरेट बेसिस में तो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, वेरएज कैश बेसिस में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। लीगल पोजीशन देखें, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल बेसिस को कंपनीज एक्ट मानती है, रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कैश बेसिस को नहीं जो है ना रिकॉग्नाइज करती। एक्सेप्टेबिलिटी, ज्यादातर बिजनेस यूनिट्स एक्चुअल बेसिस को एक्सेप्ट करती है, कैश बेसिस को कम एक्सेप्ट किया जाता है। रिलायबल, भरोसेमंद कौन सा, मैंने भी बताया था कि एक्चुअल बेसिस साइंटिफिक है तो ये ज्यादा भरोसेमंद है, कैश बेसिस पे कम रिलायबल है, क्योंकि रिजल्ट्स भी तो करेक्ट शो नहीं करती है। सूटेबिलिटी, कैश बेसिस किसके लिए सुटेबल है, प्रोफेशनल बिजनेसेस के लिए या फिर
जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनमें प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता, वेरेज एक्चुअल बेसिस जो बिजनेसमैन हैं जिसमें ट्रेडिंग डीलिंग का काम होता है उनके लिए ज्यादा सुटेबल। बस इस चैप्टर में यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ने थे हमें। इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।